नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है वेटिंग लिस्ट के ऊपर। ठीक है, देखिए मेरी कोई भी वीडियो होती है तो उसमें 2-3 कमेंट आ ही जाते हैं कि सर आप वेटिंग लिस्ट के बारे में बताइए, और वेटिंग लिस्ट कैसे क्लियर होगी, और वेटिंग लिस्ट जो है वो कब तक क्लियर होगी। तो उस तरह की कुछ ना कुछ मैसेज आते रहते हैं, तो उनका मैं कमेंट सेक्शन में जवाब देता हूं। तो मैंने सोचा कि आज इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बना के थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है उसको आपके साथ शेयर करता हूं। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट का ऐसा है कि जो वेटिंग लिस्ट है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए अभी तो क्या है कि जो डिफरेंट जोन है और जहाँ पे जितनी भी वैकेंसी निकली थी वो अभी अभी फिल हो रही है, अभी फिल हुई नहीं है पूरी तरह से, अभी सभी की ज्वाइनिंग हुई नहीं है। अभी कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस की वजह से जो उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस था वो स्लो डाउन हो चुका है। तो जैसे वो पूरी प्रोसेस हो जाएगी, जब वो पूरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है, उसमें कितना भी वक्त लग सकता है, हो सकता है इस साल के एंड तक हो जाए या फिर नेक्स्ट साल के स्टार्टिंग में या मिड में, कैसे भी करके जब से भी उनकी पूरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी पूरी तरह से, उसके बाद क्या होगा कि जो जो स्टैंड बाई में रखे जाते हैं, वेटिंग में रखे जाते हैं, उनको रेलवे क्यों लेती है? उनको इसलिए लेती है कि इन केस बीच में कोई छोड़ के जाता है जॉब, एएलपी की वैकेंसी कम हो जाएगी, फिर जो जितनी फिल करनी थी वो नहीं हो पाएंगी फिल। तो मान लीजिए किसी जोन में 100 वैकेंसी हैं, उन्होंने 150 लोगों को बुलाया, ठीक है, 150 लोगों को बुलाया, तो उसमें 50 जो है वो स्टैंड बाई में रखे जाएंगे। 100 वैकेंसी जब पूरी अच्छी तरह से उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद फिर क्या होता है कि जैसे किसी का कोई दूसरा एग्जाम निकल गया, जैसे अभी एएलपी के बाद जेई का एग्जाम था, तो बहुत सारे लोगों का एएलपी के साथ साथ जेई में भी सिलेक्शन होगा। जेई में सिलेक्शन हुआ तो जब वो जेई में सिलेक्शन वहाँ जाके ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ वैकेंसी वैकेंट हो जाएगी। तो वैकेंट हो जाएगी तो उसको तुरंत तो फिल करेंगे नहीं, वो वैकेंट चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद ऐसी आगे आने वाले समय में एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, कुछ लोग वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, फिर कुछ वैकेंट हो जाएंगी, फिर हो सकता है और अलग अलग एग्ज़ाम देते हैं, कोई एसएससी देता है या कुछ और भी देता है, तो कई लोगों का कई मल्टीपल जगह पे सिलेक्शन हो जाता है। तो जो सिलेक्शन हो जाता है वो वैकेंट करके चले जाते हैं, तो वो धीरे धीरे करके कुछ वैकेंसी वहाँ पे क्रिएट हो जाती है फिर से। तो उन वैकेंसी को फिल करने के लिए फिर वो जो वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं उनको बुलाते हैं। तो जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि देखिए आप अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस में ही इतना टाइम लग रहा है, तो फिर उसको फिल करने में तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप प्रीवियस वो देखें 2014 का देखें, तो 2014 का जो वेटिंग रिप्लेसमेंट पैनल आया था वेटिंग लिस्ट वालों के लिए, वो 2018-19 में आया था, जब इसकी वैकेंसी चल रही थी 2018 की, उस समय पे उसका वेटिंग लिस्ट का पैनल आया था। तो देखिए कम से कम 4 साल का वक्त तो लगा, तो इतना ही वक्त आप मान के चलिए, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई कि वो कैसे फिल होंगी, ठीक है, कि जब वैकेंसी वैकेंट होगी, मान लीजिए मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया, 150 लोगों की वैकेंसी थी और 150 लोग बुलाए, तो मान लीजिए 100 में से किसी का सिलेक्शन होते 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 वो 100 में से 80 लोग ही बचे, 20 लोग चले गए, ठीक है। तो अब उन 20 लोगों को लेने के लिए वो जो 50 लोग स्टैंड बाई में रखे गए थे, उन 50 लोगों में से उन 20 लोगों को बुलाएंगे। तो उन 20 लोगों के लिए बुलाएंगे तो फिर से कट ऑफ जारी किया जाएगा, कट ऑफ जारी किया जाएगा। उसके बाद फिर से उनका डॉक्यूमेंट और मेडिकल होगा। मेडिकल डिपेंड करता है कितना समय हो गया है, जैसे पिछले साल में की कंपैरिजन में देखा जाए, जैसे पिछले साल 2014 की जो वैकेंसी थी उसमें 4 साल का गैप हो गया था, तो उनका मेडिकल फिर से लिया गया, ठीक है। तो फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की प्रोसेस करके फिर से उनको लिया जाएगा। तो जो 20 वैकेंसी हो जाएंगी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो 50 में से लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब जो आपका सिलेक्शन, जैसे जो भी कमेंट करते हैं वो आप सोचिए, आपका सिलेक्शन जो है वो अभी कट ऑफ कितनी गई थी। मान लीजिए जो भी XYZ आप जिस भी बोर्ड से हैं, ठीक है, उस बोर्ड में आपकी कैटेगरी जो भी है, अनरिजर्व है, OBC SC ST जो भी कैटेगरी है, उस कैटेगरी में आपकी कट ऑफ कितनी गई थी और आपके नंबर कितने थे। तो अगर डिफरेंस ज़्यादा है, मान लीजिए डिफरेंस ज़्यादा है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका ना भी हो पाए। लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ही पॉइंट्स का है या 1 मार्क 2 मार्क का है, तो मेरे ख्याल से सिलेक्शन हो जाएगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ मेरे हिसाब से सिर्फ इसी के भरोसे बैठना सही नहीं है। आपको अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए, जो दूसरे एग्ज़ाम हैं उनको आपको अटैम्प्ट करना चाहिए, आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। और कहीं अगर आपका बेहतर जगह सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ जब इसका रिप्लेसमेंट पैनल आएगा इस वैकेंसी का, 2018 वाली वैकेंसी का, तो अगर आपके लक में होगा तो आपको जॉब मिल जाएगा, अदरवाइज़ हो सकता है आपका कहीं और जॉब हो जाए। तो ये 2 मेजर फैक्टर हैं कि वैकेंसी वैकेंट कितनी हुई है और आपके मार्क्स कितने हैं।
ठीक है। सभी का क्लियर नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि 0.5 जो रखे गए हैं स्टैंड बाई में वो सभी के क्लियर हो जाए, ऐसा बहुत रेयर होता है। लेकिन ये है कि हाँ, क्लियर होता है। पिछली बार भी क्लियर हुआ था और अच्छी खासी वैकेंसी क्लियर हुआ था और अच्छा खासा उसमें कट ऑफ में भी काफ़ी गिरावट आई थी। तो ये टोटल मेरे हिसाब से तो आपके लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी आपने मेहनत करनी थी, जो आपको करना था वो आप कर चुके हैं। अब सब कुछ रेलवे के हाथ में है, आपकी किस्मत के हाथ में है। वहाँ पे वैकेंसी वैकेंट होंगी तो वो बुलाएंगे फिर से स्टैंड बाई वाले लोगों को। और कितनी वैकेंट होती है, जितनी ज़्यादा वैकेंट होगी उतनी कम कट ऑफ जाएगी। अगर ज़्यादा वैकेंसी वैकेंट हो गई तो कट ऑफ को गिरा दिया जाएगा। कम वैकेंसी वैकेंट हुई किसी जोन में, मान लीजिए 10 ही वैकेंसी वैकेंट हुई, तो 10 के लिए फिर वो कट ऑफ थोड़ा सा मार्जिन होगा कट ऑफ में, और उस हिसाब से वो बुलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अभी परेशान मत होइए, जिनकी अभी जो भी वेटिंग लिस्ट में है कैंडिडेट, वो अभी परेशान मत होइए। आप होप रखिए और आगे जो भी आने वाले एग्ज़ाम है, अगर मान लीजिए एनटीपीसी आपने फिल किया है, टीपीसी के लिए तैयारी कीजिए। और अगर ग्रुप डी के लिए आपने ग्रुप डी फिल किया है तो ग्रुप डी के लिए तैयारी कीजिए। तो आप कहीं ना कहीं आप तैयारी करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। आने वाले समय में और भी एग्ज़ाम आएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, मेरी क्या राय है, जो मैंने अभी आपको बताया यही है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सबको नहीं पता होती है। तो बोर्ड डिसाइड करता है कि कैसे वो किस चीज़ को क्लियर करेगा। बट जो मेजर फैक्टर्स होते हैं वो यही जो दो होते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी।